नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद ललित मिश्रा में। और आज हम लोग आज से एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे कि कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, फ्रेजल वर्ब, एडियम्स, प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें जो भी ग्रामर से रिलेटेड होंगे आपके, इंटरचेंज होगा या पैसिव वॉइस हो गया या आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो भी चीज़ें होंगी उसकी नई सीरीज को हम लोग आज से शुरू करेंगे। और इस पहली सीरीज में जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि आपके सारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिसमें भी जनरल इंग्लिश आती है, ठीक है, चाहे आपके बैंकिंग हो, एसएससी हो, चाहे टीचिंग का एग्ज़ाम हो या चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, उस सभी में जो है इस प्रकार के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी नई सीरीज़ को। तो आइए देखते हैं, पहला वन वर्ड है हमारा अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी व्यवसाय का या किसी भी कार्य का बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो, बहुत ज़्यादा उसे अनुभव हो। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन है आपके पास, नंबर ए वेटरन, नंबर बी जीनियस, नंबर सी सीजन्ड, डी एम्बीडेक्स्टरस। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? 5 सेकंड है आपके पास। देखिए, तो जो आपका आंसर होगा, आंसर होगा आपका ए वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति। अब आप देखिए, इसमें जो जीनियस दे रखा है इनको भी हम डिस्कस करेंगे। जीनियस का मतलब क्या होता है भाई? जो बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार हो, मतलब प्रतिभाशाली, ठीक है, वो जीनियस होगा। सीजन्ड का मतलब भी क्या होता है? अनुभवी ही होता है, लेकिन यहाँ पर ये आपके वन वर्ड के लिए उपयुक्त नहीं है। जो सही व्याख्या है वो वेटरन है, ठीक है। और नंबर हम देखते हैं डी, डी एम्बीडेक्स्टोरस। एम्बीडेक्स्टोरस का मतलब वो होता है कि ऐसा व्यक्ति जो एक साथ दोनों हाथों का यूज करता हो, ठीक है, वो होता है एम्बीडेक्स्टोरस। सेकंड देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन है हमारा जी, सेकंड क्वेश्चन है कि वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब, वे शब्द जो किसी के टॉम्ब पर, ठीक है, लिखे हुए हों, क्या कहेंगे उसे? एपिथेट, एपिग्राफ, सोलिलिकी, एपिथेम, क्या कहेंगे? ठीक है, किसी की समाधि पर जो लिखे हुए शब्द होंगे आप उनके लिए क्या कहेंगे? तो देखिए, जो आपका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, वो आपका ठीक बैठेगा, डी एपिथेप। एपिथेप का मतलब होता है क्या? समाधि लेख। क्या होता है? समाधि लेख। अन्य हमारे जो ऑप्शंस हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। एपिथेट का मतलब होता है विशेषण, ठीक है। एपिग्राफ का मतलब होता है शिलालेख या पुरालेख, ठीक है ना। और सोलिलेखी जो होती है वो स्वकथन होता है। स्वकथन का मतलब आप इस तरीके से समझ लीजिए, जब कभी भी ड्रामाज वगैरह हुआ करते थे तो उन ड्रामाज में जो भी व्यक्ति, जो पात्र हुआ करते थे, जो उस ड्रामा में परफॉर्म कर रहे होते, वो उनके मन की आवाज़ हुआ करती थी, ठीक है। और वो इस तरीके से उसको जोर जोर से बोला करते थे जिससे कि उन्हें ये लगे कि कोई और नहीं सुन रहा है। और रियलिटी ये होती थी कि वो आपकी आवाज़ जो थे वो सभी लोग सुनते थे, ठीक है ना। इसे स्वकथन भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखते हैं। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कोई ऐसी चीज जो लंबे समय से यूज में नहीं है, प्रयोग में नहीं है। ऑप्शन ए है आपका डेसोलेट, ऑप्शन बी है आपका एब्सोलेट, ऑप्शन सी है आपका एब्सोलेट और ऑप्शन डी है आपका प्रिमिटिव। क्या होगा आंसर, बताएं आप लोग। तो देखिए, इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है कि वह ऐसी अवस्था जिसमें कोई भी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अत्यधिक समय से यूज में ना आई हो, उसे बोलते हैं हम एब्सोलेट। फिर हम देखते हैं जो हमारा ए है डेसोलेट। डेसोलेट का मतलब होता है क्या? उदासीन होना। कैसा होना? उदासीन होना।
ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्णतया, कहते नहीं है एब्सोल्युटली राइट, आई एम एब्सोल्युटली राइट, मतलब मैं पूर्ण तरीके से ठीक हूँ। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कैसी हो, प्राचीन हो, कैसी हो, प्राचीन हो। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ पर्सन हु अपोजेस बार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, बार अर्थात युद्ध का विरोधी हो, अपोजिट मीन विरोध करता हो, और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, और जो भी मिलिट्री फोर्स है, सेना है, उसके प्रयोग का भी वो क्या करता हो, विरोध करता हो। तो कौन होगा ऐसा व्यक्ति। ऑप्शन ए है फैसिस्ट, ऑप्शन बी है पैसिफिस्ट, ऑप्शन सी है नार्सिसिस्ट, और ऑप्शन डी है फैटालिस्ट। तो क्या होना चाहिए इसमें, देखिए इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा बी, ऑप्शन बी का मतलब पैसिफिस्ट। वह व्यक्ति जो क्या करता हो, पैसिफिस्ट अर्थात क्या हो भाई, शांतिवादी हो, जो शांति में विश्वास रखता हो, ठीक है, तो वो पैसिफिस्ट हो गया। आइए अदर डिस्कस करते हैं हम लोग ऑप्शन फैसिस्ट। फैसिस्ट का मतलब होता है किसका, सामवाद का विरोधी, ऐसा व्यक्ति जो सामवाद का विरोध करता हो। नंबर सी देखते हैं नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का मतलब वो होता है भाई कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने अपने बारे में ही सोचता हो, ठीक है, जिसे आत्ममोह हो। डी है ऑप्शन हमारा फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, भाग्यवादी, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ भाग्य के भरोसे रहता हो, वो ये सोचता हो कि सारी चीज़ें जो है हमारे भाग्य में पहले से ही लिखी हुई है, पहले से ही प्री डिसाइडेड चीज़ें होती हैं, वो होता है हमारा भाग्यवादी। तो मित्रों कैसा लग रहा है आपको वीडियो, अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं, और वीडियो को आप पूरा देखें, इसमें आज आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। कहने के लिए तो यहाँ पर केवल और केवल क्या कहना चाहिए 20 क्वेश्चन है, लेकिन 20 क्वेश्चन के साथ साथ जो अदर इसके ऑप्शन है वो भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपके कितने हो जाने चाहिए, लगभग 80। तो वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है टू कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। किसी ईश्वर को, देवी देवता को, या फिर किसी अन्य शक्ति को जो हम बुलाते हैं, किस लिए, सहायता के लिए या फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे। तो विकल्प जो हैं इसमें 4 विकल्प हैं, ए बी सी, आपके हिसाब से कौन सा ठीक होगा बताएं। तो इसमें जो विकल्प ठीक होगा वो होगा इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब क्या होता है, आवाहन करना, किसी देवी देवता का आवाहन करना या किसी शक्ति का आवाहन करना, किस लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए या फिर अपने किसी अन्य हेल्प के लिए। तो इसमें आइए बी विकल्प देखते हैं। बी विकल्प जो है इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का मतलब होता है जटिलता या पेचीदा होना किसी चीज़ का। और सी देखते हैं इन्यूंडेशन। इन्यूंडेशन का मतलब होता है बाढ़ या फ्लड, ठीक है मित्रों, बाढ़ या फ्लड। और जो नेक्स्ट है हमारा रेवोकेशन। रेवोकेशन का मतलब होता है खंडन करना, क्या करना, खंडन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस। किसी चीज़ को 2 पीसों में जो तोड़ने की प्रक्रिया होती है, तोड़ने का काम होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो इसमें ए बी सी डी, आपके हिसाब से कौन सा ठीक होना चाहिए बताएं आप लोग। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो आंसर ठीक होगा बी, सेवर। सेवर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को 2 टुकड़ों में तोड़ देना। और जो हमारा क्वेश्चन में जो ए ऑप्शन दे रखा है, इसमें जो हमारा होगा सीवियर। सीवियर मीन्स होता है गंभीर या विकट, ठीक है। नंबर सी सीवर। सेवर का मतलब क्या होता है, सीवर आपने देखा ही होगा, सीवर लाइन जिसमें से कचरा, मल मूत्र और जो जल वगैरह के निकास की जो पाइपलाइन होती है उसे हम सीवर बोलते हैं। और डी मतलब सो मीन्स क्या होता है, बोना या रोपना, किसी चीज़ के लिए बोना या रोपना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, ठीक है। एक्ट ऑफ डिसीविंग, डिसीविंग मतलब किसी को धोखा देना, ठीक है, किस लिए, इन ऑर्डर टू मेक मनी मतलब पैसा कमाने के लिए किसी व्यक्ति को धोखा देना, तो उसे हम क्या कहते हैं। हमारे सामने ऑप्शन दे रखे हैं, फ्रॉड, रॉबरी, पिक पॉकेट या थेफ्ट। तो देखिए इसके लिए जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा तो उसका आंसर होगा फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स जालसाजी कर देना, ठीक है ना, जालसाजी कर देना।
अब हम अपना आंसर हमारा ए हो गया, तो आइए हम अन्य विकल्पों को देखते हैं। तो बी क्या कहता है, बी रॉबरी, रॉबरी मीन्स डकैती या लूटपाट करना। पिक पॉकेट, पिक पॉकेट मतलब क्या होता है भाई, आप सबको पता होगा, जेब कतरा। और थेफ्ट मीन्स चोरी। ठीक है मित्रों, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा। ठीक है, तो एक किसी प्रकार की छोटी पोएम या फिर कोई भी स्पीच, भाषण, ठीक है, जो एड्रेस की जाती किन लोगों को, स्पेक्टेटर जो देखने वाले होते हैं, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा, जो ड्रामा के कंक्लूजन के बाद, ठीक है, जो एक शॉर्ट पोएम या स्पीच जो बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है प्रोलोग, डायलॉग, एपिलॉग, मोनोलॉग। क्या होगा बताएं आप लोग। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सी, एपिलॉग। ठीक है ना, एपिलॉग जो होता है किसी भी ड्रामा के अंत में बोला जाता है, जिसे हम कंक्लूजन बोलते हैं या उपसंहार बोलते हैं। आइए अन्य जो हमारे विकल्प हैं उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोलॉग जो होता है, प्रोलॉग को हम प्रस्तावना बोलते हैं, जो कि किसी भी ड्रामा के शुरुआत में बोली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं विकल्प बी, डायलॉग। डायलॉग का मतलब क्या होता है, संवाद। ठीक है, और जो मोनोलॉग होता है, मोनोलॉग का मतलब होता है एकालाप। इसमें एक कवि भी हो सकता है या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है जो उसमें बोलता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने उधार को, अपनी उधारी को चुकाने में क्या है, अनेबल है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर जो टू है वो एक ही बार है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। तो ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने उधार को चुकाने में क्या है, अनेबल है। तो क्या कहेंगे उसे, ऑप्शन ए सॉल्वेंट, ऑप्शन बी बैंकर, ऑप्शन सी इंसॉल्वेंट, ऑप्शन डी लेंडर। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, दिवालिया, जिसका दिवाला निकल चुका हो। ठीक है मित्रों, तो आइए अपने हम और विकल्पों को जो है डिस्कस करते हैं। सॉल्वेंट का मतलब होता है संपन्न, संपन्न अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपने उधार को चुका सकता है। बैंकर, जो लोगों को क्या करते हैं, उधार बांटते हैं, उधार पैसा देते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसके लिए कि उधारदाता या साहूकार। और लेंडर, लेंडर का मतलब भी साहूकार या उधारदाता होता है, जो व्यक्ति को उधार पैसे देता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है, ए पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक फॉरेन लैंड से आया हो, अर्थात एक दूसरे देश से आया हो, ठीक है, किसी अन्य देश में सेटल होने के लिए। मान सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका से आया है हमारे देश भारत में शिफ्ट होने के लिए। तो क्या कहेंगे, हमारा विकल्प ए है एमिग्रेंट, बी है एमिग्रेंट, सी है टूरिस्ट, डी है सेटर। क्या होगा आप लोग बताएं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें जो होगा वो हमारा आंसर होगा इमिग्रेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमारा विकल्प होगा वो ए सही होगा, इमिग्रेंट। देखिए, जब हम कहीं किसी दूसरे देश में बसने के लिए जाते हैं अपना देश छोड़ के, ठीक है, तो वो हो जाता है इमिग्रेंट, मतलब कहने का इन कर लेते हैं किसी देश में। ठीक है, तो वो हो गया इमिग्रेंट। और जो विकल्प भी है एमिग्रेंट, देखिए भाई एमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, एमिग्रेंट का मतलब होता है उत्प्रवासी, अर्थात जिसने देश को त्याग दिया हो। मान लीजिए मैं भारत को छोड़कर किसी अन्य देश में चला जाऊं, तो मैं फिर क्या हो जाऊंगा, भारत के लिए एमिग्रेंट हो जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सी, टूरिस्ट। भाई टूरिस्ट तो कहीं भी किसी भी देश का हो सकता है, कुछ समय के लिए आता है, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन, और घूमा फिरा वो चला जाता है। ठीक है, नंबर डी सेटर। सेटर क्या होता है, सेटर वो होते हैं जो मध्यस्थता कराते हैं लोगों के बीच में। अगर कोई मामला चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो उसे वो सेटल करने का काम करते हैं, तो वो होते हैं सेटर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, कह रहा है कि वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेजों को जानता हो। विकल्प है आपका ए लिंग्विस्ट, बी पॉलीगॉट, ठीक है ना, और सी जो है आपका ट्रांसलेटर, और डी है आपका फोनेटिशियन। फोनेटिशियन
ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प होगा? इसमें जो विकल्प होगा आपके क्वेश्चन नंबर 11 में वो होगा बी। और मित्रों ये टाइपिंग मिस्टेक से ये जो आपकी स्पेलिंग है वो गलत हो गई है, तो स्पेलिंग जो है इसकी ओरिजिनल वो मैं आपके लिख ले रहा हूँ, पॉलीग्लॉट, POL, ठीक है ना मित्रों, GLOT, पॉलीग्लॉट, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत सारी भाषाएं आती हों। कौन? ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत सारी भाषाएं आती हों। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो विकल्प है ए, लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषा वैज्ञानिक, ऐसा व्यक्ति जो भाषा का अध्ययन करता हो, भाषा के बारे में बताता हो, वो लिंग्विस्ट होता है। हमारा सी, ट्रांसलेटर, ऐसा व्यक्ति जो एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करता हो, अनुवादक। और ऑप्शन जो हमारा है डी, फोनेटिशियन। फोनेटिशियन का मतलब क्या होता है भाई? स्वरों का जानकार, ऐसा व्यक्ति जिसे स्वरों के बारे में अत्यधिक जानकारी हो, वो होता है हमारा फोनेटिशियन। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर हमारा क्या कहता है भाई? 12 नंबर, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। एक ऐसा व्यक्ति जो यूजुअल रूल्स होते हैं एक सोशल लाइफ के, उनको वो फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। जो सामान्य से नियम हैं हमारे एक सामाजिक जीवन के, और ऐसा व्यक्ति जो उन नियमों को पालन नहीं करता है उसे हम क्या कहेंगे? नंबर जो विकल्प हमारा ए है बोहेमियन, बी है आर्टिसन, सी है पार्टीसन और डी है फिजिशियन। तो इसमें जो आंसर होगा वो हमारा होगा बोहेमियन। एक ऐसा व्यक्ति जो एक सामाजिक जीवन के जो रूल्स हैं, नियम हैं, कायदे कानून हैं, उन्हें वो नहीं मानता, तो उसे हम बोलते हैं बोहेमियन। और इसमें हम अपना विकल्प बी डिस्कस करते हैं। आर्टिसन का मतलब होता है कारीगर या शिल्पकार, ठीक है। विकल्प सी, पार्टीसन। पार्टीसन का मतलब होता है समर्थक या हिमायती, ठीक है। आपको बहुत सारे समर्थक मिल जाएंगे बहुत सारी अलग अलग पार्टियों के लिए, ठीक है, तो वो पार्टीसन कहलाएगा। फिजिशियन क्या होता है? आपको पता ही है, वैद्य होता है या डॉक्टर होता है, ठीक है। जब आपको खांसी जुकाम बुखार होता है तो आप फिजिशियन के पास जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है पोजेसिंग अनलिमिटेड पावर। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स हों, ठीक है, उन पावर्स की कोई भी लिमिट ना हो, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? ओमनी प्रेजेंट बोलेंगे, ओमनी पोटेंट बोलेंगे, ओमनीसिएंट बोलेंगे या ओमनी कॉम्पिटेंट बोलेंगे? तो जो इसका सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा हमारा ओमनी पोटेंट। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी ताकत हो। और ओमनी पोटेंट जो शब्द होता है वो हम ईश्वर के लिए ही प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि ईश्वर ही एक इस संसार में है जिनके पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं। विकल्प ए हम देखते हैं, ओमनी प्रेजेंट का मतलब वो होता है कि जो कि सर्वव्यापी हो, अर्थात प्रेजेंट मतलब कहने का उपस्थित होना या व्यापना, और ओमनी मतलब हर जगह। ऐसा व्यक्ति जो हर जगह उपस्थित हो ना होते हुए भी, अर्थात सर्वव्यापी, तो वो भी कौन है? ईश्वर है। ओमनीसिएंट सी हो गया आपका। ओमनीसिएंट का मतलब क्या होता है? सर्वज्ञ, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, तो ये भी हम ईश्वर के लिए प्रयोग करते हैं। और ओमनी कॉम्पिटेंट, इसका मतलब भी सर्वव्यापक होता है। ओमनी प्रेजेंट और ओमनी कॉम्पिटेंट दोनों का मतलब भी सर्वव्यापक होता है। तो ये जो वर्ड मोस्टली जो ओमनी से यूज़ होते हैं वो मोस्टली हम ईश्वर के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमारा प्रश्न। ही इज़ अ डॉक्टर हु इज़ स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीजेस। एक ऐसा डॉक्टर जो कि स्पेशलिस्ट हो किसका? स्किन डिजीज़ का, त्वचा रोगों का, ठीक है। तो क्या होगा? कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, डर्माटोलॉजिस्ट या डेंटिस्ट। ये बहुत इजी है फ्रेंड्स, आपको इसका पता होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डर्माटोलॉजिस्ट, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि त्वचा विशेषज्ञ हो। डर्माटोलॉजिस्ट का मतलब होता है त्वचा विशेषज्ञ जो त्वचा के रोगों का निराकरण करता हो, निदान करता हो। विकल्प ए देखते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हृदय का विशेषज्ञ, हार्ट स्पेशलिस्ट। नंबर बी होता है फिजिशियन, ठीक है, जो कि एक जनरल डॉक्टर होता है जिसे हम वैद्य बोलते हैं, ठीक है, या डॉक्टर भी बोल सकते हैं, जो आपको जनरली दवाई देता हो खांसी जुकाम बुखार इस तरीके की छोटी बहुत दिक्कत की। और जो डी होता है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट वो होता है जो आपके दांतों के रोगों का निदान करता हो। नेक्स्ट देखते हैं 15 क्या कहता है। लिविंग एट द सेम टाइम। एक ऐसा व्यक्ति जो सेम टाइम में रहता हो, समान समय में रहता हो, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट, कंटेम्प्रेरी, कोइंसिडेंट
या कॉन्कोमिटेंट, क्या बोलेंगे इसे? तो इसका जो आंसर होगा सही वो होगा बी, कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी का मतलब क्या होता है? समकालीन, ऐसा व्यक्ति जो सेम टाइम में या सेम समय में रहता हो, तो कंटेम्प्ररी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आइए हम इसके अपने अन्य उदाहरण देखते हैं। कॉनकरेंट का मतलब होता है समवर्ती, क्या होता है? समवर्ती। कनकरेंट का मतलब होता है संबंधी। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? संयोग। आपने बहुत सारे अब से पहले सीरियल देखे होंगे, तो उसमें ये कहा जाता था कोई जन्म या मृत्यु या कोई समानता पाई जाती तो इसे मात्र संयोग कहा जाएगा। तो कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? संयोग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉन्कोमिटेंट। कॉन्कोमिटेंट का मतलब होता है संलग्न या जुड़ा हुआ, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ या संलग्न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री। देखिए अभी इससे पहले सेम आया है, सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर होगा इसमें। ठीक है ना, वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कर जाए? अनदर कंट्री चला जाए, एक दूसरे देश चला जाए, अपने देश से दूसरे देश में शिफ्ट होने के लिए चला जाए, सेटल होने के लिए चला जाए, तो उसे क्या कहेंगे? इमिग्रेंट, एलियन, सिटीजन या एमिग्रेंट। तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा? एमिग्रेंट होगा। क्या होगा? एमिग्रेंट, डी। देखिए सीधा सीधा फंडा आप समझ लीजिए, जब कोई आपके देश में आए रहने के लिए तो आप लगाएंगे इन, तो इनका मतलब हो जाएगा एमिग्रेंट। ठीक है, और जब आपके देश से कोई कहीं जाए तो उसके लिए हम लगाते हैं, जब आप मान लीजिए घर से भी बाहर जाते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? एग्जिट। तो एग्जिट को आप जोड़ दीजिए इससे, एमिग्रेंट से। ठीक है ना, तो एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं बाहर रहने के लिए अनदर कंट्री में सेटल होने की चला जाए उसे बोलते हैं हम एमिग्रेंट। इमिग्रेंट हम बता ही चुके हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश में आए बाहर से। एलियन क्या होता है? विदेशी या अपरिचित। और सिटीजन का मतलब आपको पता ही है, सिटीजन का मतलब होता है क्या? नागरिक। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है जो हमारा क्वेश्चन वो क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड से, मानव जाति से क्या करता हो? घृणा करता हो। ठीक है, नफरत करता हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट, टेररिस्ट, मिसएंथ्रोप, मिसोजाइनिस्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, मिसएंथ्रोप। ठीक है, मिसएंथ्रोप होगा। मोस्टली जिनमें मिस लग जाता है वो नफरत के लिए ही यूज़ किए जाते हैं वर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मिसएंथ्रोप। और जो हमारा वर्ड है ए, देखते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से प्रेम करता हो। डी, टेररिस्ट। इस शब्द को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस शब्द से आप भली बात परिचित हैं, टीवी में एक बार नहीं दिन में 10 बार 20 बार आप सुनते हैं। टेररिस्ट मतलब आतंकवादी। मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता हो। किससे नफरत करता हो? महिलाओं से, उसे बोलते हैं हम मिसोगाइनिस्ट। मैं समझ रहा हूँ कि मित्रों आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। क्या जो शब्द हैं उनके ओरिजिन अर्थात उनकी उत्पत्ति और इतिहास के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक्स, एटिमोलॉजी, वर्बोस, एंथोलॉजी। क्या होना चाहिए मित्रों इसमें? तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा एटिमोलॉजी। क्या होगा? एटिमोलॉजी। अब हम अपना विकल्प ए देखते हैं। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा विज्ञान, और विकल्प हमारा सी वर्बोस का मतलब क्या होता है? अधिक बोलने वाला, इधर उधर की फालतू की बातें करने वाला। और जो हमारा डी है, डी का मतलब क्या होता है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो किसी एक ही पुस्तक में, क्या करना चाहिए ना, एक ही पुस्तक में बहुत सारी रचनाएं जो होती हैं, बहुत सारी जो क्रिएशंस होती हैं उनका संग्रह कर लिया जाता है, उसे हम बोलते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, कविता संग्रह जिसे बोलते हैं किसी एक ही किताब में। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 19। क्या कहता है हमारा ये क्वेश्चन कहता है द स्टडी ऑफ मैप्स। ठीक है, जो मैप्स होते हैं, जो मानचित्र होते हैं, उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, जियोलॉजी, एटलस। 4 विकल्प है मित्रों आपके सामने, बताएं क्या होगा?
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी मतलब किसका अध्ययन, जो मैप्स होते हैं उसका अध्ययन। ज्योग्राफी आपको पता है भूगोल, ठीक है। जियोलॉजी, जियोलॉजी मतलब भूगर्भ विज्ञान, ठीक है, कि धरती के अंदर क्या है उसका अध्ययन करता है। और एटलस मीन्स क्या होता है, मानचित्रावली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या अंतिम प्रश्न है ये आज की सीरीज का हमारे, तो देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। आ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर ऑडियंस बैठती है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसे, एक्वेरियम, जिम्नेजियम, ऑडिटोरियम, होम। तो क्या होगा मित्रों इसका सही विकल्प, तो इसका सही विकल्प होगा सी, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम मतलब सभागार जहाँ पर ऑडियंस बैठती हो। हमारा विकल्प डी, होम से आप सभी लोग परिचित होंगे, घर होता है। और एक्वेरियम, एक्वेरियम एक बह स्थान होता है, शीशे का बना हुआ होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मछलियों को रखते हैं। जिम्नेजियम, जिम्नेजियम का मतलब क्या होता है भैया, अखाड़ा या व्यायामशाला, जहाँ पर लोग जाकर कुश्ती वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारे व्यायाम के कार्य करते हैं। तो मित्रों ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूँगा, बहुत बहुत अच्छे आपके लिए प्रैक्टिस सेट इस तरीके से लाता रहूँगा। तो अपने लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन के माध्यम से जो है मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू।